हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के सिलेबस के अकॉर्डिंग मौलिक अधिकार का अध्ययन करेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है तथा हमें किस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हम लोगों को प्रदान किया गया है वह हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि समता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक। फिर आप कहेंगे कि अभी आपने कहा कि हमारे मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक हैं, तो फिर ये पहला जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वह 14 से 18 क्यों प्रारंभ हो रहा है। तो शुरू के जो 2 यहाँ आप अनुच्छेद देख रहे हैं 12 और 13, यह मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य के संबंध में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य का उल्लेख किया गया है वह मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। और अनुच्छेद नंबर 13 में इसका उल्लेख है कि यानी कि हमारा जो संसद है, हमारा जो संविधान है, उसके अंतर्गत कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। यदि ऐसी विधि हमारे संसद में पारित हो रही है तो वह विधि अपने आप ही शून्य हो जाएगी, इस बात का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 14 से हमारे मौलिक अधिकार प्रारंभ होते हैं, जिसमें सबसे पहला है समता का अधिकार, जिसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इसका उल्लेख है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में इसका उल्लेख है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। और 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 29 व 30 में किया गया है। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस तरह से वर्तमान में हमारे जो है कि संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इन 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख हम क्रम से देखेंगे कि समता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता में कौन से अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार हैं, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं। इसके साथ साथ संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं। और 6वां जो मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फिर से हम शुरू करते हैं एक एक मौलिक अधिकार को। सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। इस अनुच्छेद 14 में सबसे पहला जो समानता का अधिकार है वह है विधि के समक्ष समानता। यानी कि हमारे संविधान में जितनी भी विधियां बनाई गई हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक वह विधि में क्या है, समान है। किसी भी तरह का कोई भी जो है कि भेदभाव नहीं है। सभी नागरिकों के समान जो है कि विधि बनाई गई है और सभी लोग कानूनी तौर पर समान हैं। किसी के साथ जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा जो समानता का अधिकार है सामाजिक समानता, अर्थात समाज में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई धर्म जाति अनुसार जो है कि जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा कहता है कि सरकारी नौकरियों के अवसर की समानता, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जा रही है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अगर उसकी वह योग्यता
धारण करता है, अगर योग्यता रखता है, तो वह पद प्राप्त करने के लिए जो है कि स्वतंत्र है, उसके साथ भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 16 में किया गया है। चौथा, समानता के अधिकार के अंतर्गत जो चौथा अधिकार है वह है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब हो गया कि हमारे समाज में आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही छुआछूत की जो परंपरा रही है उसको समाप्त करने की बात अनुच्छेद नंबर 17 में कहा गया है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो वह है अनुच्छेद नंबर 17। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत को मानता है तो वह कानूनन अपराध होगा। और लास्ट में है उपाधियों का अंत, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 18 में किया गया है। इसका भी कई बार जो है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं कि उपाधियों के अंत का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह अनुच्छेद नंबर क्या है, 18 है। उपाधियों का अंत का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की उपाधियों को जो है कि नहीं प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी कोई उपाधि धारण करता है तो उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेना होता है। लेकिन इसमें दो अपवाद हैं, जैसे आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उपाधियां आज भी क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। तो इन दो क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में कोई भी उपाधि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा रही है तो वह कानूनन क्या होगा, अपराध होगा। तो इस तरह से यह हमारा जो पहला अधिकार था, समता का अधिकार था, जिसका उल्लेख 14 से लेकर के 18 तक किया गया है और इसमें मुख्य रूप से आपके 5 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है, सामाजिक समानता 15 में, सरकारी नौकरी के अवसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16 में, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 18 में किया गया। इसके बाद से हम देखते हैं दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और इस स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार के समानता का उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला है कि विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 19 का पहले के क में इसका उल्लेख किया गया है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक अगर वह अपने विचारों को व्यक्त करना चाह रहा है तो वह व्यक्त कर सकता है, उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर भी जनसभा इत्यादि के माध्यम से कोई भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकता है, इसमें किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। दूसरा है निःशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक अगर वह कोई भी जनसभा करना चाहता है तो वह कर सकता है, बशर्ते इसके साथ शर्त यह है कि वह कैसा होना चाहिए, निःशस्त्र होना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो भारत का प्रत्येक नागरिक कोई भी अगर जनसभा करना चाहता है तो वह कर सकता है। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 19 पहले के ख में किया गया है। तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, बशर्ते वह समुदाय या संघ समाज के लिए जो है कि उपयोगी हो, समाज के लिए जो है कि अच्छा हो। ऐसा न हो कि वह समाज विरोधी समुदाय या संगठन हो, तो हम ऐसे समुदाय या संगठन को नहीं बना सकते हैं। यानी कि समाज के लिए अगर उपयोगी कोई भी समुदाय या संघ हम बनाने की इच्छा करते हैं तो हमको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हम इस स्वतंत्रता के अंतर्गत समुदाय या संघ बना सकते हैं। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 19 पहले के ग में किया गया है। अगला जो स्वतंत्रता है वह है देश के किसी भी भाग में भ्रमण व निवास की स्वतंत्रता, यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी प्रदेश में यदि भ्रमण करना चाहता है, वहां पर जो है कि निवास करना चाहता है, तो उसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वह भारत के किसी भी भाग में भ्रमण कर सकता है। अगर उसका वहां पर जो है कि इच्छा हो गई कि हमें यहाँ रहना चाहिए, उसको जो है कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो वह वहां पर जो है कि निवास भी कर सकता है और वहां का नागरिक हो सकता है। तो इस तरह से इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 घ में किया गया है।
एक अपवाद प्रदेश अपने देश में जम्मू कश्मीर था, जो 370 धारा 2019 में हटने से फिर वो भी जो है कि एक तरह से भारत के इस स्वतंत्रता का जो है कि पूर्ण रूप से पालन करता है। इसके बाद से जो है कि पांचवा है व्यवसाय की स्वतंत्रता। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 19 पहले के 4 में किया गया है। यानी कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, बशर्ते वह व्यवसाय लीगल होना चाहिए, यानी कि वैधानिक होना चाहिए। अवैधानिक किसी तरह का कोई भी जो है कि व्यवसाय नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ दिया हुआ है छठवां अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा। अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा का तात्पर्य यह है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यह भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अपराध सिद्धि के विषय में सुरक्षा का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 20 है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, जब तक वह अपराध किसी की सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको किसी तरह की कोई सजा नहीं दी जा सकती है, और वह अपने अपराध की सिद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद जो है कि 20 में इसका उल्लेख है। सातवां है जीवन और शरीर रक्षण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसके साथ साथ देश के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकाल की स्थिति में सभी के सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, लेकिन यह एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर जो 21 है उस समय भी वापस नहीं लिए जाते हैं। तो इस तरह से जीवन और शरीर रक्षण, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन और अपने शरीर की रक्षा की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि उसको जो है कि मरने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। इसके बाद से है आठवां गिरफ्तारी व बंदी करण के विरुद्ध सुरक्षा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बंदी बना लेता है, कोई गिरफ्तार कर लेता है, तो उसके विरुद्ध भी वह अपनी सुरक्षा के लिए जो है कि न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। इसके लिए वह जिस व्यक्ति को भी बंदी बनाया गया है, यह अधिकार है कि वह उसको 24 घंटे के अंदर किसी नजदीक के न्यायालय में उपस्थित करेंगे, और इसके साथ ही साथ वह अपने जो है कि इस सुरक्षा के माध्यम से, स्वतंत्रता के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकेगा। तो इस तरह से जो दूसरा जो है वह मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसको हम लोगों ने देखा। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख सिर्फ और सिर्फ 23 और 24 में किया गया। सबसे पहले इसमें कहता है कि मनुष्यों का क्रय विक्रय निषेध, यानी कि भारत में किसी भी प्रकार के मनुष्यों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वह कानूनन अपराध होगा, और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 23 फर्स्ट में किया गया है। दूसरा है बेगार का निषेध। बेगार का मतलब आप समझते होंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को हम बिना पैसा दिए काम नहीं करा सकते हैं। जैसे कि पहले प्राचीन काल में ऐसा बहुत होता था कि लोग जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे, वह क्या करते थे कि लोगों से काम भी कराते थे और उसके बदले में उसको जो है कि मजदूरी भी नहीं देते थे। तो आज के समय में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि किसी से काम करा करके और पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वह कानूनन क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, यानी कि बेगार का निषेध अनुच्छेद 23(3) में किया गया। इसके बाद से तीसरा इसमें जो है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध का मतलब हो गया, यानी कि आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 21(a) में हमारे जो है कि मौलिक अधिकार में ही इसको जोड़ा गया है कि 14 से यानी कि 12 से लेकर के जो है कि ऊपर जो वाई के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो अतः यहाँ पर भी बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी कि अगर जो है कि बच्चों से कोई काम कराता है तो वह कानूनन क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 24 में किया गया। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के कहां तक, 28 तक इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कि धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 25। यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, चूंकि हम जानते हैं कि भारत एक कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष होने की वजह से यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो यहाँ कहा गया है कि धार्मिक आचरण एवं प्रचार की क्या की गई है, स्वतंत्रता की दी गई है। यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से यदि बिलोंग करता है तो वह अपने धर्म का आचरण कर सकता है, यानी कि उस धर्म के अनुसार जो भी क्रियाकलाप हैं,
जो भी कर्मकांड हैं वह उसको अपना सकता है। इसके साथ साथ अपने धर्म का वह क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो स्वतंत्रता मिली हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता, वह है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी कि उसके धर्म से संबंधित अगर किसी कार्य का कोई प्रबंधन करना है तो वह व्यक्ति कर सकते हैं, किसी तरह की मनाही नहीं है। जैसे मंदिर बनवाना है, मस्जिद बनवाना है, या फिर कोई जो है कि जनसभा करना है, वह कर सकते हैं, किसी तरह का कोई बाध्यता नहीं है। तीसरा है कि धर्म के विशेष उन्नति हेतु कर देने अथवा न देने की स्वतंत्रता। यह भी है कि हम धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम किसी भी धर्म से यदि बिलोंग करते हैं तो उस धर्म से संबंधित यदि हमें कर देना है तो दे भी सकते हैं। अगर कर देने की इच्छा नहीं है तो हम नहीं देंगे। ऐसी भी स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 27 में किया गया है। इसके बाद से चौथा है व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिएगा, यहां एक शब्द लिखा हुआ है व्यक्तिगत शिक्षण संस्थानों में, न कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में। यानी कि जितने भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं उन सभी शिक्षण संस्थानों में हम धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान है तो वह धर्म से संबंधित शिक्षा भी दे सकता है, और इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 28 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद से आता है आपका पांचवा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। इसमें सबसे पहले कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद नंबर 29 में। यानी कि किसी भी समाज में अगर कोई अल्पसंख्यक है तो स्वाभाविक है कि उनके हितों के संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उनके हितों के संरक्षण के लिए भी वो अपना काम कर सकते हैं, उनको सरकार के द्वारा जो है कि सहायता प्रदान की जाएगी। यह उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया। दूसरा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का क्या कर दिया गया है, अधिकार दिया गया है। यानी कि कहीं पर भी कोई अल्पसंख्यक है तो उससे संबंधित, अपने धर्म से संबंधित अगर वह शिक्षण संस्थान की स्थापना करना चाहता है तो वह कर सकता है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा उसे अनुदान भी क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। और इसका उल्लेख अनुच्छेद जो है कि किसमें किया गया है, 30 में किया गया है। और सबसे लास्ट में जो छठवां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसमें 5 प्रकार के रिट बताए गए हैं। और जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा बंदी बनाया गया है तो वह बंदी बनाए जाने के कारणों को जानने का जो है कि के लिए स्वतंत्र है। यानी कि वह न्यायालय की शरण लेगा और न्यायालय के माध्यम से जिस व्यक्ति को जिसने बंदी बनाया है उसके विरुद्ध जो है कि रिट जारी करता है कि आप उचित कारण बताइए कि आपने उसको क्यों बंदी बनाया है, और 24 घंटा के अंदर किसी न्यायालय के समक्ष उसको उपस्थित करना होता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब हो गया यानी कि सबसे बड़ा आदेश। यानी कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा ये रिट जारी किए जाते हैं कि किस आदेश से आप किसी काम को कर रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि जो व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है और वह अपने जो है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना शुरू कर देता है, तो इस स्थिति में क्या करता है कि न्यायालय उस व्यक्ति से यह सवाल पूछता है कि आप बताइए कि किस कारण से ये काम कर रहे हैं। इसको हम परमादेश कहते हैं। इसके बाद से यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। परमादेश, परमादेश का मतलब हो गया कि जब किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी किए जाते हैं कि यानी कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तो उस व्यक्ति को यह आदेश जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कीजिए। इसके साथ साथ है प्रतिषेध, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने से उच्च जो है कि अधीनस्थ न्यायालय को ये आदेश जारी करते हैं कि ये आपके जो है कि अधिकार क्षेत्र का बात नहीं है
और आप इस पर जो है कि किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको सीधे जो है कि आप हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भेजिए। चौथा है उत्प्रेषण। इसमें भी यानी कि कभी कभी जो केस निम्न न्यायालय में चल रहे होते हैं, इसमें सर्वोच्च न्यायालय उस केस को अपने जो है कि अंदर अपने जो है कि अधिकार क्षेत्र के अधीन कर लेता है और उसको नीचे से ऊपर यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम उत्प्रेषण रीट कहते हैं। और लास्ट में दिया हुआ है अधिकार परीक्षा, यानी कि जब किसी अधिकारी के द्वारा अपने से उच्च अधिकारी के कार्यों को किया जाता है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है कि किस अधिकार से आपने जो है कि उस व्यक्ति के कार्यों को करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारे 6 मौलिक अधिकार थे। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत